अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम महराज है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनसॉल्व बाय महराज। इस चैनल का पर्पस है आप लोगों के साथ वो मिस्ट्री केसेस शेयर करना जो अनसॉल्व हैं या अभी भी इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। चलें बढ़ते हैं अपने पहले केस की तरफ। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। दोस्तों, ये केस है आर्लिस के पेरी का। आर्लिस 22 फरवरी 1955 में लिंकटन शहर नॉर्थ डकोटा यूएस में पैदा हुई। लेकिन आर्लिस की फैमिली बिस्मार्क शहर मूव हो गई और आर्लिस वहीं बड़ी हुई और हाई स्कूल में एडमिशन लिया। और पढ़ाई के दौरान उनकी दोस्ती हुई ब्रूस डी पेरी नामी लड़के से और देखते ही देखते ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। 1973 में आर्लिस और ब्रूस ग्रेजुएट हुए। ब्रूस एक एथलीट था और स्टैनफोर्ड कॉलेज में पढ़ना चाहता था, इसलिए ब्रूस बिस्मार्क से कैलिफोर्निया मूव हो गया और उसने प्री मेडिकल ह्यूमन बायोलॉजी में एडमिशन ले लिया। इन सब के दौरान आर्लिस ने बिस्मार्क में रहने का फैसला किया और आर्लिस ने बिस्मार्क जूनियर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस दौरान आर्लिस और ब्रूस ने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और काफ़ी अरसे बाद ब्रूस वापसी बिस्मार्क आया और आर्लिस से मिला और उसे शादी की ऑफ़र की। क्योंकि आर्लिस भी ब्रूस से मोहब्बत करती थी, इसलिए आर्लिस ने हाँ कह दी। 17 अगस्त 1974 में बिस्मार्क रिफॉर्म चर्च में उनकी शादी हुई। शादी के बाद उन्होंने 2 हफ्ते बिस्मार्क में गुजारे और फिर कैलिफोर्निया मूव हो गए। ब्रूस अपना ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में गुजारता था और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम वगैरह भी करता था। उस दौरान आर्लिस अपना वक्त घर के कामों में गुजारती और कभी कभार जॉगिंग पर चली जाती। और उसके अलावा आर्लिस ज़्यादातर वक्त स्टैनफोर्ड मेमोरियल चर्च में गुजारती थी। आर्लिस अपने घर वालों को और दोस्तों को लेटर वगैरह लिखा करती थी और बताती थी कि वो कैलिफोर्निया में अकेला फील करती है, यहाँ नए दोस्त बनाना मुश्किल है और ब्रूस भी ज़्यादातर वक्त बाहर ही गुजारता है। लेकिन वक्त के चलते चलते आर्लिस की एक लॉ फर्म में रिसेप्शनिस्ट की जॉब लग गई और वो भी थोड़ी मसरूफ़ हो गई। एक दिन 12 अक्टूबर की रात 11:30 बजे आर्लिस बिस्मार्क में अपनी फैमिली और दोस्तों को लेटर भेजना चाहती थी। उसने ब्रूस से कहा तो ब्रूस ने बोला, चलो मैं भी साथ चलता हूँ, काफ़ी दिन हो गए साथ चलते हैं, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और टाइम स्पेंड कर लेंगे। काफ़ी रात हो गई थी और दोनों घर से निकले और वॉक करते करते जा रहे थे। बातें करते करते एक छोटी सी बहस छिड़ गई कि कार में हवा किसने भरी थी, क्योंकि उनकी गाड़ी का टायर उसी शाम ख़राब हुआ था। इस दौरान आर्लिस को थोड़ा गुस्सा आने लगा और आर्लिस ने कहा कि मैं चर्च जाना चाहती हूँ। ब्रूस ने कहा, ठीक है, मैं भी घर वापसी चला जाता हूँ। स्टीफन क्रॉफोर्ड नामी शख्स जो उस रात चर्च का सिक्योरिटी गार्ड था, उसने आर्लिस को अराउंड 11:50 पर चर्च में दाखिल होते हुए देखा। जब आर्लिस दाखिल हुई तो वहाँ 2 और लोग मौजूद थे चर्च में, जिन्होंने आर्लिस को देखा था। और आर्लिस सीधा बेंच पर गई और अपनी प्रेयर स्टार्ट कर दी और वो प्रेयर करने में मशगूल हो गई थी। और जो 2 शख्स वहाँ मौजूद थे वो भी चर्च से जा चुके थे। वो टाइम चर्च के बंद होने का था, लेकिन उस दिन गार्ड लेट हो गया था और टाइम पर चर्च बंद नहीं कर सका। और जब गार्ड आया तो उसने चर्च में किसी को नहीं देखा और उसने एहतियातन एक आवाज़ लगाई और किसी का जवाब ना आने पर 12:30 पर उसने चर्च को लॉक कर दिया। दूसरी तरफ ब्रूस को टेंशन हो रही थी कि आर्लिस अभी तक नहीं आई। ब्रूस ने आर्लिस को ढूंढने के लिए चर्च जाने का फैसला किया। जब ब्रूस चर्च पहुंचा तो चर्च के दरवाजे लॉक थे। उसने आसपास आर्लिस को ढूंढना शुरू किया। काफ़ी ढूंढने के बाद आर्लिस का कुछ पता नहीं चल सका तो ब्रूस ने पुलिस को कॉल करके कंप्लेन की और सब बताया। पुलिस फौरन आई और जब चर्च में जाने लगी तो तब भी चर्च का दरवाज़ा बंद था। पुलिस को लगा शायद आर्लिस गुस्से में इधर उधर चली गई है और थोड़े टाइम में खुद वापसी आ जाएगी। इस दौरान ब्रूस भी वापसी घर चला गया। फिर अगले दिन की सुबह 5:45 पर गार्ड जब चर्च का दरवाज़ा खोलने आया तो उसने देखा कि एक दरवाज़ा पहले ही खुला था। जब वो चर्च में दाखिल हुआ तो उसने आर्लिस की बॉडी उसी बेंच के पास देखी जहां आखिरी रात आर्लिस प्रे कर रही थी। उसने करीब जाकर देखा तो आर्लिस के कपड़े उतरे हुए थे और बर्फ तोड़ने वाले औजार उसकी कमर में घुसा हुआ था और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। आर्लिस की बॉडी इस तरह थी जिसे देखकर साफ जाहिर था कि उसका रेप किया गया था। फिर फौरन पुलिस को बुलवाया गया।
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि आर्लिस का रेप करने के बाद उसे मारा गया है। पुलिस का पहला शक आर्लिस के हस्बैंड ब्रूस और सिक्योरिटी गार्ड स्टीफन क्रॉफोर्ड पर था। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट करके डीएनए करवाया, लेकिन दोनों का डीएनए मैच नहीं हुआ और पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ गया। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी रही, काफ़ी लोगों से पूछताछ करी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो सका। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को जॉन गैट्रियो नामी शख्स का पता चला, जिसने रिसेंटली उसी एरिया में 3 मर्डर किए थे। जब पुलिस ने जॉन गैट्रियो से पूछताछ करी तो पुलिस को पता चला कि जॉन गैट्रियो आर्लिस पेरी के मर्डर के दौरान ऑलरेडी जेल में था और अपनी सज़ा काट रहा था, और पुलिस को और कोई सुराग नहीं मिल सका। और देखते ही देखते टाइम गुजरता गया और दिन महीनों में और महीने सालों में गुजर गए, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका और इस केस को भी मजीद केसों की तरह ऐसे ही छोड़ दिया गया। और फिर अचानक एक दिन 44 साल बाद 2018 में केस को रीओपन करा गया और सिक्योरिटी गार्ड स्टीफन क्रॉफोर्ड का डीएनए एक बार फिर करवाया गया। फिर 28 जून 2018 को पुलिस ने स्टीफन क्रॉफोर्ड के घर का सर्च वारंट निकलवाया और उसके घर पहुंची। फिर वो हुआ जो ना किसी ने सोचा था, ना किसी को उम्मीद थी। स्टीफन क्रॉफोर्ड ने अपनी घर की खिड़की से पुलिस को देखा और अपनी बंदूक निकाल के दरवाज़ा लॉक करके अपने आप को गोली मार ली। और पुलिस स्टीफन की इस हरकत पर काफ़ी हैरान थी, लेकिन उसी के साथ साथ पुलिस को ये केस बंद करने का एक बहाना मिल गया था और पुलिस ने बोला कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि आर्लिस पेरी का कातिल और कोई नहीं, सिक्योरिटी गार्ड स्टीफन क्रॉफोर्ड ही था। लेकिन ये बात आज तक कंफर्म नहीं हो सकी और इस चीज़ को लेके लाखों लोगों के आज भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं कि आर्लिस को क्यों मारा गया और ये केस अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ। और दूसरी तरफ आर्लिस के पेरेंट्स आज तक कभी मुतमईन नहीं हो सके इस बात पे कि स्टीफन क्रॉफोर्ड ने ही आर्लिस पेरी को मारा है या नहीं। और ये केस हमेशा के लिए 2018 में स्टीफन क्रॉफोर्ड के सुसाइड के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, आप लोग बताएंगे आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है।